वी स्टार्ट विद डायबिटीज टुडे। डायबिटीज क्यों इम्पोर्टेंट है? करीब करीब हमारा 125 करोड़ 130 करोड़ पॉपुलेशन है भारत का, और पूरे वर्ल्ड का 8 बिलियन। 1/8 of the world is either diabetic or pre-diabetic, and out of this 1/8, half of them are on prescription drugs. तो ये बात सबसे ज्यादा अहमियत रखती है कि डायबिटीज ठीक क्यों नहीं हो रहा है। इतने साइंटिस्ट लगे हुए हैं, इतने रिसर्च पेपर्स हैं, डायबिटीज के ऊपर फोरम्स बने हुए हैं, फिर भी लोग अंधे हो रहे हैं। किडनी फेल कर रही है, माइक्रो एंजियोपैथी से कार्डियोमायोपैथी हो रहा है, वेरियस ऑटो इम्यून डिजीजेस हो रहे हैं। तो डायबिटीज को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है, तब इसके होलिस्टिक एंगल पे आके स्पिरिचुअल डायमेंशन में जाएंगे। तो सबसे पहले डायबिटीज क्या है? पहली बात तो डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज नहीं है। जो आज तक आपको बताया गया कि डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज है, डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज नहीं है। आप देखे होंगे सांख्य दर्शन में, जो भारत का दर्शन है, कारण और कार्य होते हैं। कोई भी चीज जो कार्य आपको दिख रही है, उसका कोई कारण होगा। डायबिटीज का कार्य है ब्लड शुगर, कारण ब्लड शुगर नहीं। The reason for diabetes is not blood sugar, it is the effect of diabetes, not the cause. The cause of diabetes is hyperinsulinemia, और हाइपरइंसुलिनीमिया दो बातों से होती है। बातें या तो आपके शरीर के बाहर हैं या शरीर के अंदर है। शरीर के बाहर की बातें, हर आधे घंटे पे आपको कुछ खाना है तो आपको डायबिटीज होगा, फिर आप डिजर्व करते हैं कि आपको डायबिटीज होगा। हर 2 घंटे पे आपको कुछ खाना है तो डायबिटीज होगा। कुछ भी, ये जरूरी है कि भारतीयता पे आप वापस आए। अभी लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री अनाउंस कर रहे थे 15 अगस्त लास्ट ईयर कि गुलामी की हर वो चीज हमें काटनी बहुत जरूरी है। तो प्रधानमंत्री जी, ये आपके लिए है। पहली चीज काटनी जो चाहिए थी वो था ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये 75 साल पहले ही चले जाना चाहिए था। इसने जितना धूम मचाया है डिजीजेस में, आप सोच नहीं सकते हैं। अगर भारतीयता पे 75 साल पहले ही वापस आ जाते, वो 2 जून भोजन की स्थिति है, और 2 जून भोजन में आप अगर वापस आ जाते तो बीमारियां नहीं होती। और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर इन अ स्मॉल वे, डायबिटीज इन अ बिग वे। हाईवेज हैं, इन्हीं के ऊपर डिजीजेस ट्रैवल करते हैं टू गेट अफेक्टेड। ये हाईवे तोड़ना पड़ेगा। आप देखेंगे जितने भी न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स हैं, न्यूट्रिशन में आपने अगर ब्लड शुगर ही मैनेज कर लिया न्यूट्रिशन से, तो 90% ऑफ योर डिजीजेस आर गॉन। और जिन लोगों ने ये काम किया है वो बड़े फेमस हो गए हैं वर्ल्ड में, क्योंकि लोग बोलते हैं मिरेकल हो गया। कुछ मिरेकल नहीं है। आपको ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ठीक से समझना पड़ेगा कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म क्या है, और उससे आप अपने घर बैठे मिरेकल कैसे कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे, या अपने भी जो डॉक्टर अवधेश पांडे यूट्यूब चैनल है उस पर भी, हमारा उद्देश्य कभी भी कोई मेडिकल एडवाइस देने का नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको एडुकेट करने का है, और हम ये मानते हैं मेडिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। और ये ट्रीटमेंट का चैनल नहीं, ये एडुकेशन का चैनल है। हम एडुकेट करना चाह रहे हैं आपको। जितना भी हमें मालूमात है, हो सकता है हमारी मालूमात कम होगी, आपके प्रश्नों से, आपके कमेंट से हम सीखते भी हैं। आप
भर भर के कमेंट करें और डॉक्टर साहब के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, मैं नतमस्तक हूं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज देयर विथ हिम, आई एम ऑलवेज देयर फॉर हिम। ये जब भी बुलाएंगे मैं हमेशा हाजिर हो जाऊंगा। आप सोचेंगे हम लोग ये 8-10 घंटे में, इन्होंने 8-10 घंटे पहले मुझे कांटेक्ट किया और मैंने सब कुछ अपना छोड़ के आई केम टू दिस चैनल कि नहीं, मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि डॉक्टर रंजन और जो दूसरे डॉक्टर साहब हैं वो जो काम कर रहे हैं वो विश्व में कोई भी नहीं कर रहा है। तो हैट्स ऑफ टू यू सर, एंड आई एम ऑलवेज देयर, ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी सर्विस दैट यू वांट फ्रॉम माय साइड, बिकॉज हमारा और आपका एम यही है, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you very much, sir, for your love, for your support. तो धन्यवाद सर। तो डायबिटीज में थोड़ा और आगे बढ़े, हम नॉर्मली एक 3 डे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जो लोग अपने घर पे अपने आप को ठीक नहीं कर पाते हैं उनके लिए 3 डे कैंप। थोड़ा हमें लज्जा लगती है 3 डे बोलने में, वैसे तो एक दिन में ही ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाता है, दवा बंद हो जाती है, लेकिन एक दिन बोलने से ऐसा लगता है कि कोई जादू कर रहे हैं ये, तो हम उसको थोड़ा और डाइल्यूट करने के लिए 3 डे बोलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। वैसे डायबिटीज को हम डिजीज मानते ही नहीं है, बहुत ही छोटी डिजीज है। हम तो बहुत बड़ी बड़ी डिजीज पे काम कर रहे हैं, डायबिटीज एक बहुत छोटी डिजीज है, लेकिन देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, उस कैटेगरी में डायबिटीज जरूर आता है। और डायबिटीज जेनेटिक डिजीज नहीं, प्लीज अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना हम छोड़ दें, क्योंकि हमें यह बताया गया है कि आपकी फैमिली में है तो आपको होगा ही। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इट रन्स इन फैमिलीज। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमें समझने पड़ेंगे। जेनेटिक डिजीज होना और रनिंग इन फैमिलीज आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। इफ इट्स अ जेनेटिक डिजीज, मे बी यू माइट नॉट एस्केप। इफ इट इज, यू कैन एस्केप, बिकॉज अब एपीजेनेटिक्स के आने के बाद जेनेटिक्स की समझ बिल्कुल विपरीत हो गई है। जो समझ थी उसके बिल्कुल विपरीत हो गई है। एनीवे, आज का टॉपिक जेनेटिक्स का नहीं है, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट इट। मैं डॉक्टर रंजन को रिक्वेस्ट करूंगा जेनेटिक्स एंड कॉन्शियसनेस पे जरूर एक बार एक टॉक करें और मुझे बुलाएं, और एक पैनल को भी बुलाना चाहें, किसी जेनेटिसिस्ट को भी बुलाना चाहें उनको भी बुलाएं। वी कैन हैव अ पैनल डिस्कशन ऑन genetics and consciousness, because this is one topic जिसके ऊपर आज तक मैंने कभी किसी को जस्टिस करते हुए सुना नहीं। So we will try to do justice on genetics and consciousness. श्योर सर। तो coming back to this, genetic disease नहीं है डायबिटीज, नंबर 1। नंबर 2, it runs in, ऐसा देखा गया है कि it runs in families। पहली बात तो it runs in families because nobody runs in the family, number 1। नंबर 2, जो डाइनिंग टेबल ने बाप के पैंक्रियाज को, माँ के पैंक्रियाज को फेल करके डायबिटीज कॉज कराया है, बेटे के पैंक्रियाज को फेल करेगा, क्योंकि फूड हैबिट सेम है। सो इट माइट रन इन फैमिलीज। व्हाट इज कॉमन इज द डाइनिंग टेबल, द ईटिंग हैबिट्स हैव टू बी चेंज्ड। और कई बार ईटिंग हैबिट्स सही होने के बाद भी ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं आता है, क्योंकि आपने जो आपका फूड है, आहार, आचार, व्यवहार और विचार, जब तक ये चारों शुद्ध नहीं होंगे तब तक जिस चेयर पे बैठ के आप खाना खा रहे हैं उसके ये 4 डंडियां हैं, एक भी डंडी निकाल देंगे तो धड़ाम से गिर जाएंगे और ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं आएगा। इसीलिए आज का ये टॉपिक मैं चाहूंगा जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि ये बातें जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं मैंने इसके पहले कभी किसी यूट्यूब चैनल पे सुनी नहीं, और मैं कोशिश करूंगा इसको जन भाषा की धरातल पर लेके आऊं ताकि आप
इससे बहुत बेनिफिट कमा सकें और अपनी बीमारी ठीक कर सकें। तो आप इसको बहुत गौर से सुने। आप देखें, जब भी आप भोजन लेते हैं, एक तो 2 जून भोजन की बात कर ली हमने, जैसे ही आप 2 जून भोजन पे आएंगे, 2 भोजन के बीच में 8 घंटे का गैप देंगे। और डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज नहीं है, इट इज अ ब्लड शुगर इज एन इफेक्ट, द कॉज इज हाइपर इंसुलिनीमिया। जब आप फूड ज्यादा लेते हैं या फूड आप शुगरी लेते हैं तो शुगर स्पाइक आता है ब्लड में। इस स्पाइक को काउंटर करने के लिए पैंक्रियास से इंसुलिन स्पाइक आता है। ये दोनों स्पाइक्स ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली आते हैं। जैसे ही शुगर स्पाइक आएगा वैसे पैंक्रियास से इंसुलिन स्पाइक आएगा, ताकि इसको काउंटर करे। इंसुलिन स्पाइक आया, उसने क्या किया कि इस शुगर को ब्लड में से लेके सेल में डाल दिया। सेल में मेटाबोलाइज होने के लिए डाला, माइटोकॉन्ड्रिया में वो जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया उसको पावर हाउस की तरह यूज करके उसको तेल की तरह यूज करके उसमें से एनर्जी निकालता है। तो आपने अभी किया, अच्छी बात। फिर 2 घंटे बाद कर लिया, फिर ब्लड शुगर में स्पाइक आया, फिर इंसुलिन ये निकला, फिर ये शुगर को लेके पहुंचा। तो सेल बोलता है अभी अभी तो तुम आए थे, अभी तुम फिर आ गए, अभी मुझे जरूरत नहीं। तो शुगर को वापस ठेल देता है कि नहीं नहीं चाहिए, वो ब्लड स्ट्रीम में घूमने लगता है, इसीलिए ब्लड शुगर बढ़ जाता है। हर 2 घंटे पे खाएंगे तो ब्लड शुगर बढ़ेगा। क्या करना है? बहुत सिंपल है। भारतीय क्यों पहचाने जाते हैं? क्यों, अगर 10 बड़ी कंपनियां हैं दुनिया में, उसके 7 के सीईओ भारतीय क्यों हैं? भारतीयों में इतनी शक्ति क्यों है कि 1400 साल गुलामी के बाद भी भारत अपने मूल रूप में आज भी है? ये ताकत कहां से आ रही है? ये योग की ताकत है, और योग भारत की परंपरा है। ये योग की ताकत है जो आपको यहां तक लेके आ रही है। यम नियम, आप देखें योग का कोई, मैं इसलिए डाइवर्ट हो रहा हूं क्योंकि ये समझना आपको बहुत जरूरी है। जब आप ये दैविक और आध्यात्मिक पहलू समझेंगे डायबिटीज का, योग समझना बहुत जरूरी है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं, अष्टांग योग कहते हैं इसको। यम और नियम जैनों ने बहुत पालन किया, इसलिए जैनिज्म ये कहा जा सकता है कि यम और नियम से निकला हुआ है। ध्यान से सनातन निकला, समाधि से बुद्धिज्म निकला है, जबकि योग का कोई अपना, योग एथीस्ट है, कोई रिलीजन नहीं। तो आप देखिए, ये भारत की परंपरा रही है, भारतीयों की परंपरा रही है। हम प्रकृति पूजक लोग, हमें ये बातें समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी प्रकृति का पार्ट है। हम जब तक स्टेबल नहीं होंगे माइंड में, आप देखें मेडिटेशन हम कब करते हैं? जब पेट खाली होता है। पेट खाली होने का क्या मतलब है? शुगर लेवल भी नीचे है, इंसुलिन लेवल भी नीचे है। अगर शुगर स्पाइक आ जाएगा, इंसुलिन स्पाइक आएगा, आप टर्मोइल में आ जाएंगे, मेडिटेशन नहीं कर पाए। इसीलिए सुबह सुबह का वक्त दिया गया है मेडिटेशन के लिए, क्योंकि शुगर लेवल और इंसुलिन लेवल दोनों लो लेवल पे हैं। और हीलिंग तभी होता है जब शुगर और इंसुलिन लेवल लो लेवल पे हो। शुगर को आप हाई कर देंगे, हीलिंग नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन हाई हो जाएगा, और इंसुलिन एक बहुत पावरफुल हार्मोन है। वी आर फेसिंग हार्मोनल चैलेंजेस, वी आर अ हार्मोनली चैलेंज जनरेशन। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप देखें, रात को नींद नहीं आती है, पाइनियल ग्लैंड इज नॉट वर्किंग वेल, नींद नहीं आ रही है आपको। उसके नीचे आ जाइए, थायराइड के इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज। उसके नीचे आ जाइए, कैंसर, ब्रेस्ट, हार्मोनल इश्यू। उसके नीचे आ जाइए, डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2, हार्मोनल इश्यू। उसके नीचे आ जाइए, एड्रिनल ग्लैंड्स, ब्लड प्रेशर हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हार्मोनल इश्यूज।
उसके नीचे आ जाइए, पीसीओडीज, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, चाइल्डलेसनेस, बच्चा ना होना, आईवीएफ सेंटर्स, हार्मोनल इश्यूज, उसके नीचे आ जाइए, प्रोस्टेट, हार्मोनल इश्यू। हम हार्मोनली चैलेंज जनरेशन है और हम देख नहीं रहे हैं। सबसे पावरफुल दो हार्मोन्स हैं बॉडी में, इंसुलिन एंड विटामिन डी। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, विटामिन डी विटामिन नहीं है प्लीज, विटामिन डी इज अ हार्मोन, और ये बहुत ही पावरफुल हार्मोन है। अगर ये दोनों हार्मोन्स आपके ठीक नहीं है, आपकी बॉडी ठीक नहीं रहेगी। कन्वर्सली, अगर ये दोनों हार्मोन्स को ही आपने सेट कर लिया तो 90% ऑफ योर डिजीजेस विल बी ओवर, दे विल बी ओवर। आप देखेंगे कि कैसे कैसे, साइंटिफिकली वी विल एक्सप्लेन इट। सो कमिंग बैक टू the basic understanding of diabetes is insulin spike। तो हाइपर इंसुलिनीमिया रिस्पॉन्सिबल है टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि टाइप 1 इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, और ऑटो इम्यून डिजीज ऐसा नहीं है कि क्योरेबल नहीं है। जो डॉक्टर्स मुझे सुन रहे हैं उनको ये लगता होगा कि नहीं ये तो वैसे ही बात है, ये तो, कभी आप हमारे YouTube चैनल पे जाके टाइप 1 डायबिटिक्स का वो सुनिए, उनके टेलीफोन नंबर्स भी दिए गए हैं, उनको पूछिए कितने साल से वो इंसुलिन ले रहे थे और कैसे वो ठीक हुए। एनीवेज, सो we are concentrating on type 2 diabetes। Type 2 diabetes is an insulin resistance disease। इंसुलिन रेजिस्टेंस तब आता है जब इंसुलिन बार बार आप निकाल रहे हैं। अगर 8 घंटे का गैप दे देंगे, 7.5 घंटे बॉडी को लगती है इंसुलिन स्पाइक को मेटाबोलाइज करने में। तो अगर 2 खाने के बीच में 8 घंटे का गैप ही दे दिया आपने, तो इंसुलिन विल बी एट अ लो लेवल। नेक्स्ट टाइम जब शुगर आएगा 8 घंटे के बाद, वो स्ट्रेट अवे सेल में चला जाएगा, वो आपका ब्लड ग्लूकोज नहीं बढ़ाएगा, एंड यू हैव क्योर्ड डायबिटीज जस्ट बाय द फैक्ट कि साइंटिफिकली आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं। ये तो एक नॉर्मल स्थिति हुई। दूसरी स्थिति आती है स्ट्रेस की। आज के दौर में जीना भी एक स्ट्रेस, जीना, जीवन यापन करना स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस फाइट, फ्लाइट और फ्राइट मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। जब भी ये तीनों मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं, नंबर 1 होगा कि आपका शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको भागना है या लड़ना है। नंबर 2 होगा, यू विल स्टार्ट स्मेलिंग बैड ब्रेथ, जिसको काउंटर करने के लिए ये टूथपेस्ट ये बेची जाती है और टूथब्रश बेची जाती है, इस आशा में कि कभी ना कभी आप अच्छा स्मेल करने लगेंगे, जो कि कभी ये एक मृग तृष्णा की तरह है। क्योंकि नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज प्रोसेस बहुत सी बातों को आपको बाकी लोगों को बेचने पे मजबूर करे, क्योंकि आपको लगे कि शायद ये ले लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वाई वी हैव स्टार्टेड मेडिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कब लेना है, जैसे आपका बैड ब्रेथ नहीं जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे टूथपेस्ट आपने ले लिए, आपने अमेरिका जा के टूथपेस्ट लिए, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो ऐसा करते हैं, नॉनदलेस दे स्टिल स्मेल बैड, क्योंकि उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी में कहीं ना कहीं लोचा है। तो जब भी आप स्ट्रेस में आएंगे, नंबर 1 योर ग्लूकोज लेवल विल गो हाई, क्योंकि आपको भागना है। नंबर 2 यू विल स्टार्ट स्मेलिंग बैड, ताकि आपके आसपास कोई ना आए और आपको भागने में आपकी बॉडी सहायता कर सके, इसलिए बैड स्मेल लाती है। आपका पसीना भी बैड स्मेल करेगा अगर आप स्ट्रेस में है तो। नंबर 3 ब्लड प्रेशर विल गो अप। तो हाइपरटेंसिव और डायबिटीज ये दोनों स्ट्रेस से रिलेटेड, और स्ट्रेस आप पैदा कर रहे हैं। आप ऐसी ऐसी स्थितियों में जा रहे हैं जहां पर आप स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, और छोटी सी बात भी स्ट्रेस ला सकती है। लेकिन स्ट्रेस बुरी चीज नहीं है, स्ट्रेस ना हो तो जीवन नहीं।
जीवन में स्ट्रेस होना ही चाहिए, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है वो इस अन्नमय कोश को आना भी चाहिए, क्योंकि जब तक इसको नहीं आएगा स्ट्रेस को मैनेज करना, तब तक वो ओवरबोर्ड जाएगा। और याद रखिए, जब स्ट्रेस्ड आप होते हैं, द फर्स्ट ऑर्गन टू शट डाउन is your immune system. So not only these diseases, any and many diseases will get affected. In fact, कई बार डेथ भी संभव है, क्योंकि वेगस नर्व डीस्टिमुलेटेड हो जाता है और उसको बोलते हैं फेंटिंग अटैक्स या वेसोवेगल अटैक। आपने नाम सुना होगा, या जितने डॉक्टर सुन रहे हैं उन्होंने सुना होगा वेसोवेगल अटैक। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस होते हैं, वेगस नर्व अपना टोन छोड़ देता है, कैपेसिटेंस ऑफ द वेसल बढ़ जाता है, ब्लड पूल करने लगता है, ब्लड ब्रेन में नहीं जाता है, एंड देन यू फेंट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये सब कुछ स्ट्रेस के चलते हैं। और स्ट्रेस दैहिक फेनोमेनन भी हो सकता है, आपके डिजीज के चलते भी स्ट्रेस आ सकता है, आपके फूड के चलते भी स्ट्रेस आ सकता है, आपके एनवायरनमेंट के चलते भी स्ट्रेस आ सकता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग डी स्ट्रेस करने में लगे हैं, अगर वो कमर्शियल भी हैं, तो उनके जितना कॉमर्स कभी कोई कमा नहीं सकता है, बिकॉज पूरा वर्ल्ड स्ट्रेस्ड है। और स्ट्रेस के ऊपर मैं तो डॉक्टर रंजन से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमें एक प्रोग्राम करना चाहिए वेगल स्टिमुलेशन पे, कि हम वेगस नर्व को कैसे स्टिमुलेट करें आज के दौर में 8 से 10 मिनट में, कैसे अपने आप को डी स्ट्रेस कर लें, ताकि हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग चेंज हो जाए। तो हम ये कर भी सकते हैं। और जितने भी आपके मेडिटेशन के टेक्निक्स हैं, ऑल आर योग के टेक्निक्स है, सब वेगस नर्व को ही स्टिमुलेट करते हैं। द फाइनल कॉमन पाथवे इज वेगल स्टिमुलेशन इन विचएवर वे यू वांट। तो आप अगर हम लोग मिलके वेगल स्टिमुलेशन पे, मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूं, हमें जरूर करना चाहिए, ताकि हम दुनिया को एक मॉडल दे सकें कि जब आप स्ट्रेस में हो तो डी स्ट्रेस कैसे करें, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, ताकि स्पिरिचुअली भी आप कनेक्ट हो सके जहां पर आप कनेक्ट करवाना चाहते हैं। डॉक्टर रंजन जी, सर, तो सेशन मैं की जगह पे हम पूरे एक दिन का कुछ ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर सकते जरूर हैं कर सकते वेयर हैं। एवरीवन कैन कम टुगेदर एंड वी कैन वर्क जस्ट ऑन स्ट्रेस एंड वेगल जरूर सर, जरूर दैट सर, विल रियली जरूर सर। थैंक यू एंड फॉर दैट। हम इनवाइट कर सकते हैं ऑनलाइन ही बहुत से Yes. लोगों को जो एक्चुअली स्ट्रेस्ड हैं, और स्ट्रेस ही वो पाथवे है जिस पे सारी की सारी गंदगी चलती है। बीमारियों को मैं गंदगी का नाम आइए दे रहा हूं, वो स्ट्रेस ही पाथवे है। जो आपका फूड, आप देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात, हम लोग जब बात कर ही रहे हैं, एक पर्टिकुलर लोगों को लगता है, न्यूट्रिशनिस्ट को लगता है स्पेशली, कि हमने एक टाइप का फूड एक इंसान को दिया, उसका ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया, दूसरे को दिया वो नॉर्मल नहीं हुआ, वो और बढ़ गया। ये फूड पे नहीं डिपेंड करता है, फूड पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन एंटायरली फूड पे नहीं डिपेंड करता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड उस समय क्या है, आपका आचार क्या है, आप कितने स्ट्रेस्ड हैं, और आप किसी झगड़े की स्थिति में से तो नहीं निकले हैं। जैसे मियाँ बीवी का झगड़ा होता है तो हम लोग वैसे बोलते हैं कि उस दिन खाना मत खाइए, क्योंकि आप सबसे अच्छा खाना भी खाएंगे तो वो टॉक्सिन बनेगा, दैट इज गोइंग टू कॉज एन इश्यू, बिकॉज यू आर हार्मोनली डिसबैलेंस्ड, यू आर नॉट रेडी फॉर फूड। तो हमें ये बातें समझनी पड़ेंगी, नहीं तो 2+2 4 लैब में हो सकता है, इस शरीर में 2+2 कैन बी 22, it could be 2022, because this body does not work on Newtonian physics, it works on quantum. जी जी, आप कुछ बोल रहे थे सर। नहीं सर, जैसे हमने डिक्लेयर किया तो मैसेज में आने लग गया, आप डिक्लेयर कीजिए डेट को, टाइम को। जी, आई वाज जस्ट सेइंग दैट लेट्स डिस्कस एंड आफ्टर दैट विल डिक्लेयर वेरी सून विद इन 1 or 2 months. जरूर सर, Many जरूर सर। एंड participants are really excited to listen that, sir, and they want to यस, join that. यस Sir. जरूर। तो अगर और कोई प्रश्न है, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूं।
then we go on to the Friends, next if step. you have any question, you can type in the chat box. We will, in the end, we will ask from the Avdesh sir. Thank you. Sir, you can continue, sir. ठीक है सर. तो now we go to the second understanding of diabetes. तो डायबिटीज हमने देख लिया कि it can be the result of insult of food or insult of self. अगर सेल्फ इंसल्ट इज स्ट्रेस, और स्ट्रेस्ड आप अगर हैं तो ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. आपको डिस्ट्रेस होना ही पड़ेगा, चाहे आप फूड कितना भी अच्छा खा लें. हाँ, फूड आपको जरूर हेल्प करेगा कि आपकी स्थिति पूरी चेंज कर देता है, ताकि आप उस स्थिति में आ जाएं कि आप अपने आप को इजीली डिस्ट्रेस कर सकते हैं. लेकिन तो इसीलिए फूड्स को भी कैटेगराइज किया गया है भारतीय पद्धति के हिसाब से सात्विक, राजसिक और तामसिक फूड में. कोई जरूरी नहीं है कि कोई वेजिटेरियन है तो तामसिक फूड नहीं खाता. सिर्फ नॉन वेज फूड तामसिक फूड नहीं होता है. प्याज और लहसुन का अधिक मात्रा में सेवन जो पित्त को बढ़ाता है वो भी तामसिक कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि आइडिया इज हाउ दिस फूड इंपैक्ट्स योर बॉडी. तो कोई जरूरी नहीं है कि नॉन वेज फूड ही इंपैक्ट करेगा, वेज फूड भी इंपैक्ट करता है. इसीलिए हमने वो एक लिस्ट बनाई है जो हम उस पेशेंट के बैकड्रॉप में रखते हैं, एंजियोजेनिक एंड एंजियोलाइटिक फूड्स. उस बैकड्रॉप में जो पेशेंट का बैकड्रॉप है, उसका वात पित्त कफ की स्थिति क्या है, उसका स्ट्रेस का लेवल क्या है, वो काम क्या करता है, ये सबसे हम नॉर्मली एक प्रेस्क्रिप्शन डिजाइन करते हैं कि इसके लिए अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो हमें एंजियोजेनिक फूड्स चाहिए जो उसका एंजियोजेनेसिस करेगा, हार्ट में ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा, ब्लड वेसल बढ़ाएगा. और अगर कैंसर है तो एंजियोलाइटिक फूड्स चाहिए, क्योंकि वो सर्जरी का काम करेगा, वो ट्यूमर को हटा देगा, वहां से एंजियोलाइसिस करेगा. तो कैसे फूड आपके बॉडी को इम्पैक्ट करता है ऑन अ फिजिकल एंड मेटाफिजिकल लेवल, ये जानना बहुत जरूरी है. इसीलिए मैं कहता हूं कुछ फूड्स हैं जो क्वांटम फूड्स हैं, जैसे हल्दी. हल्दी इज द बेस्ट एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी कैंसरस. इससे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है. तो ये कौन डिसाइड करता है कि हल्दी क्या काम करेगी अंदर जाके? ये आप नहीं डिसाइड करते हैं, ये हल्दी डिसाइड करती है. इसीलिए हल्दी एक क्वांटम फूड है, और इसलिए ऐसे फूड्स लेने के पहले अभिमंत्रित करना बहुत जरूरी है. यू आर एडिंग क्वांटम टू दैट फूड टू एक्चुअली हील यू. और हमने इसका इफेक्ट देखा, आप अपने घर में भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक साइंटिफिक आदमी हूं, मैं एक न्यूक्लियर मेडिसिन एक्सपर्ट हूं, रेडियोलॉजिस्ट हूं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस. मैं जो भी बात बोलूंगा मैं साइंटिफिकली प्रूव करने की स्थिति में रहूंगा. मैं ऐसी कोई बात बोल के निकलूंगा नहीं जो मैं साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकता हूं. आपको प्रूफ के तौर पे, क्वांटम फूड्स का प्रूफ के तौर पे आपको एक टिप दे रहा हूं. एक ही सोर्स से 2 ग्लास में पानी लीजिए. 2 ग्लास में आपने पानी ले लिया, एक ही सोर्स. एक को एक रूम में रख दीजिए, एक को अपने पास रखिए. जो आपके पास है उसमें सबसे पहले कीजिए फोन पे बात करिए और मनमुटाव की बात करिए, गाली बहस ये कुछ करिए. दूसरे रूम में जाके गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, या आपकी पूजा पद्धति के हिसाब से जो भी प्रेयर है कर लीजिए, आयात पढ़ लीजिए. अगर आप इस्लाम के फॉलोअर हैं तो आप जो भी अच्छी अच्छी बातें कर लीजिए. किसी तीसरे आदमी को बुलाइए, उनको दोनों पानी टेस्ट करवाइए. वो आपको बताएंगे कौन सा पानी खारा है और कौन सा मीठा है. इसीलिए जो चरणामृत आपको अब मंदिरों में दिया जाता है वो चीनी नहीं डाला जाता है, अभिमंत्रित होता है वो, इसीलिए मीठा होता है. इसीलिए भारत की नदियां योग से प्रकाशित हैं, इसीलिए भारत की नदियों को माँ कहते हैं, और उनका जल निर्मल होता है, आपके हीलिंग में बहुत काम आता है. आज तक साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि माँ गंगा के जल में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज कई बार नहीं होती, इसीलिए मेटाफिजिकल की तरफ जाना पड़ता है. जब तक आप नहीं जाएंगे आपका पूरा स्पेक्ट्रम कंप्लीट नहीं होगा, फिजिकलिटी में फंसे रह जाएंगे. जो आज का साइंस फंसा हुआ है
फिजिकलिटी में ही हर कुछ आप वेट एंड मेजर से नहीं कर सकते हैं। कई चीजें आपको मेटाफिजिकल में भी हैं, जैसे प्यार, जैसे मंत्र, अभिमंत्रित करना, इसको आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है और साइंस अभी तक वहां तक पहुंची नहीं है, इसीलिए इसको स्यूडो साइंस माना जाता है। वैसे स्यूडो साइंस की परिभाषा किसी और दिन करेंगे। सो कमिंग बैक टू दिस, तो आपके ये जो फूड्स हैं, आपका फूड से आपका बिहेवियर कैसा हो, ये कैसा होना चाहिए, आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होगा कि नहीं होगा विद दिस फूड। बट अ सिंपल फॉर्मूला जो हमने शुरू किया था वो मैं फिर से रेटरेट करूंगा। सिंपल फॉर्मूला इज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अपने घर के बाहर निकाल दीजिए और 2 जून भोजन पे आ जाइए। ये एक ऐसा नुस्खा है कि 90% लोग जो सुन रहे हैं उनका ब्लड शुगर इसी से कंट्रोल हो जाएगा। आपको कमजोरी लगेगी, कमजोरी का मतलब है ब्लड शुगर की मेडिटेशन, ये ब्लड शुगर की मेडिकेशन कम करिए, क्योंकि ब्लड शुगर फॉल कर रहा है और बॉडी कभी भी ब्लड शुगर फॉल नहीं कराती है, मेडिसिन कराती है। तो या तो आपको कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा, और आप देखेंगे एक दिन में ही वो इम्पैक्टफुल होगा, और दूसरे दिन अगर कंटिन्यू करेंगे 3 दिन में हैबिट की स्थिति में आते जाएंगे। और मनोवैज्ञानिक ढंग से हमें पता है कि 21 दिन में ये हैबिट बन जाएगी और 21 डेज के बाद आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, एक्सेप्ट फॉर दीज 2 टाइम्स, क्योंकि आपने अपनी पूरी फिजियोलॉजी चेंज कर ली है। और जब तक आप शुगर से बाहर नहीं आएंगे, अगर शुगर आपके बॉडी में स्पाइक्ड है, फिर मेडिटेशन का कोई मतलब नहीं है, आप मेडिटेशन कर नहीं पाएंगे। फिर आप जब आंख बंद करेंगे तेजी से दिमाग यहां वहां रेस करेगा, कभी भी आप एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप इन चित्त की वृत्तियों का निरोध जानते ही नहीं। योग का मतलब है चित्त की वृत्तियों का निरोध, और चित्त की वृत्तियों का, इसीलिए प्रत्याहार को बहुत ऊपर रखा गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार इज उल्टा, उल्टा आहार ले रहे हैं आप, बाहर से आहार नहीं ले रहे हैं, आप अंदर से आहार ले रहे हैं। उसी को मेडिटेशन की स्थिति कहते हैं। वही बड़ा होके धारण बन जाता है। कोई एक विचार को आप धर लेते हैं, उसको धारणा में आप चेंज कर देते हैं, वही बड़ा होके ध्यान बन जाता है, वही बड़ा होके समाधि की स्थिति में चला जाता है। एनीवेज, तो दैट इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ इट शुड बी। लेकिन ब्लड शुगर अगर हाई रहेगा तो आप मेडिटेशन की स्थिति में नहीं आ पाए। इसीलिए ये जो चीजें दी गई हैं ये बहुत ही साइंटिफिक हैं और बहुत साइंटिफिक पहलू से दी गई हैं। बहरहाल, कमिंग बैक टू स्ट्रेस, आप अपने आप को डी स्ट्रेस करेंगे। डी स्ट्रेस के लिए एक 8 मिनट का प्रोटोकॉल हमने निकाला है वेगल स्टिमुलेशन का, जो आपको बड़े आराम से हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, डॉक्टर अवधेश पांडे यूट्यूब चैनल पे। और बहुत जल्दी हम लोग, जैसा कि आप चाहते भी हैं, एक फुल डे वर्कशॉप ऑन डी स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऐसा ऑफर एक गूगल से भी आ चुका है। गूगल के जो हेल्थ कॉर्नर के जो सीईओ हैं उनका भी वो आ चुका है, वो भी करना चाहते हैं, हम मिलके भी कर सकते हैं। सो वी कैन डू दैट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको डी स्ट्रेस करना पड़ेगा, और डी स्ट्रेस की सबसे अच्छी स्थिति मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन तक पहुंचने की स्थिति मैं बता रहा हूं कि कैसे आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले 8 घंटे का गैप दीजिए 2 खाने के बीच में। इसका मतलब यह है कि आप सुबह 9 से 10 के बीच में अगर भोजन करते हैं, उस भोजन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पे बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं। मैं एक बहुत सिंपल तरीका आपको बताता हूं। आपकी भूख मान लीजिए 1 किलो की है, तो आप 750 ग्राम ही लें। उस 750 ग्राम में 50% फूड बिना आग दिखाया हुआ हो, और 50% कुक्ड फूड संभव। तो आप भर पेट खाएं और 1 घंटे के पीरियड में खाएं, क्योंकि इंसुलिन स्पाइक
1 घंटे के पीरियड में एक प्लेटो की स्थिति में रहता है। अगर आप 1 घंटे से ज्यादा खा रहे हैं तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस आप ठीक नहीं कर पाएंगे। 1 घंटे से कम जरूर खा सकते हैं, 1 घंटे से ज्यादा मत बढ़ाइए। इसीलिए 9 से 10 के बीच में मैंने बोला आप अपना फूड ले लें, जो भी, और जितना ले सकते हैं लें, जितना आपको पूरा फुल की स्थिति होनी चाहिए। इसके बाद वैसे भी बीच में आप सिर्फ पानी का सेवन करें। पानी मतलब, जब मैं पानी बोलता हूं मैं मीन करता हूं नॉर्मल पानी। नॉर्मल पानी मतलब बॉटल्ड वाटर नहीं, आरओ का पानी नहीं, क्योंकि ये डीमिनरलाइज्ड वाटर होते हैं। इसको रीमिनरलाइज करिए, या तो आरओ से निकाल के घड़े में डाल दीजिए, या कोई कॉपर के बर्तन में डाल दीजिए, या कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दीजिए, जैसे सौंफ, जैसे लौंग, जैसे इलायची, जैसे दालचीनी। इस टाइप का कुछ ऐड कर दीजिए उसमें, ताकि वो रीमिनरलाइज हो जाए और तब वो पानी पीजिए। क्योंकि नहीं तो सिर्फ आरओ का पानी पीने से इट लीचेस आउट ऑल दी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट यू रिक्वायर इन लाइफ, जैसे कैल्शियम की कमी, जैसे मैग्नीशियम की कमी, ये लीच आउट कर रहा है आपका पानी। अगर आप उसको चेंज कर लें, उससे बहुत बेनिफिट्स होंगे आपको। ठीक है, तो ये हुई। तो आप पानी पिएंगे, आप पानी नॉर्मल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, हल्दी पानी पी सकते हैं। एक हम डैप टी देते हैं, हमारा एक फॉर्मूला है टी बनाने का, वो सभी ग्रीन टी से ज्यादा टेस्टी है। जितने लोगों ने भी पिया है वो ग्रीन टी छोड़ के दे आर आफ्टर डैप टी। तो आप डैप टी ये ले सकते हैं। उसका ये कुछ नहीं, जो आपके घर में गरम मसाले हैं उसका एक प्रोपोर्शन है, उसको पानी में बॉईल कर दें और उसको छान लें, उसमें नींबू डाल दें और अपने टेस्ट के अनुसार या अपने वात पित्त कफ के अनुसार अदरक डाल लें, दैट इज डैप टी। एनीवे, दैट इज अ वेरी टेस्टी टी, वो आप कर सकते हैं। और 8 घंटे बिता दीजिए फर्स्ट डे, पानी पी के जैसे मर्जी करके 8 घंटे बीतने दीजिए और अपने बॉडी में खुद ही चेंजेस महसूस करिए। शाम तक आते आते जब आप भोजन कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि मेरे तो गैस बनता था, गैस भी नहीं बन रहा है, एसिड होता था, एसिड भी नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया, ये क्या कर लिया मैंने, मैंने तो कोई दवा भी नहीं खाया और ये सारा कुछ हो रहा है। शाम तक आते आते जब आप फिर से ये फूड खाएंगे, इसी टाइप का फूड खाना है जिसमें, और कोई भी फूड के साथ रिश्ता एस्टैब्लिश करिए। उस समय टीवी मत ऑन कर लीजिए या कोई नेगेटिव बात मत करिए, फूड के साथ एक रिश्ते में आ जाएंगे। और अन्न ब्रह्म है, हम भारतीयों से अच्छा कौन जानेगा ये। और उस ब्रह्म की पोषक नदियां हैं, इसीलिए माँ कहते हैं उनको। तो अन्न ब्रह्म है। आप अगर इस स्थिति में सेकंड टाइम भी 4 से 5 या 5 से 6 सूर्यास्त के पहले भोजन कर लें, और आप देखेंगे उसके बाद आपको नींद भी नहीं आएगी। और यकीन करिए, जब आप सोने जाएंगे तो आपका 4 घंटे का गैप हो चुका होगा या 5 घंटे का। आपका शुगर लेवल भी लो होगा, इंसुलिन लेवल भी लो होगा। आप मेडिटेट करके सो सकते हैं या कोई प्रेयर बोल के सो सकते हैं। इतनी गहरी नींद आपको कभी आई नहीं होगी जितनी उस दिन आएगी, कभी करके देखिए। दूसरा ये है कि जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है उसके बाद भी वो नाड़ी शुद्धि कर लें। नाड़ी शुद्धि अगेन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन मैं एक बार बता दूं नाड़ी शुद्धि क्या है। 20 बार टोटल सांस लेना है, चाहे आप लेट के ले लें, चाहे बैठ के ले लें, चाहे जैसे मर्जी कर लें। लेफ्ट से लेके लेफ्ट से छोड़ना है 5 बार, राइट से लेके राइट से छोड़ना है 5 बार, लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ना है 5 बार, और राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ना है 5 बार। आप देखेंगे ये 20 बार आपको सांस लेना है। जो लोग बेड पे लेटे लेटे ले रहे हैं वो 20 बार पूरा कर भी नहीं पाएंगे। 16 से 17 बार में हाथ पैर ही ढीले हो जाएंगे और सो जाएंगे और सीधा सुबह नींद टूटेगी। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है आपके अच्छे से सोने का और हॉर्मोन्स के बैलेंस रहने का, क्योंकि आपने इंसुलिन को बैलेंस कर लिया है। और याद रखिए, इंसुलिन का सिर्फ ये काम नहीं है
कि ब्लड में से शुगर निकाल के सेल में डाल दिया। इंसुलिन इज अ ग्रोथ हार्मोन, इट्स अ वेरी पावरफुल ग्रोथ हार्मोन। आपके मुंह को भी बड़ा करेगा, आपके दांतों के बीच में गैप भी ले आएगा, मैंडिबल को भी बड़ा करेगा, मैक्सिला को भी बड़ा करेगा, और दांतों के बीच में गैप आ जाएगा। लोगों को लगता है दांतों के बीच में गैप कहाँ से आ गया? अरे जुबान पे आपके लगाम नहीं रही, इसलिए दांतों में गैप आया। आप वापस लगाम लगा लें, दांतों का गैप कम हो जाएगा। जो डेंटिस्ट ये सुन रहे हैं, वो अगर उनको कल्पना लग रही है तो एक बार करके ही देख लें। बहुत से डेंटिस्ट मेरे फॉलोअर्स भी हैं, बहुत से डेंटिस्ट मेरे पेशेंट्स भी हैं, उन्होंने ये करके अपने आप भी देखा है, आप भी करके देख लीजिए। तो दूसरा ये है कि आपको मौका मिल जाएगा, आप आराम से सो जाएंगे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आप रेस्टफुल स्लीप से बाहर आएंगे। हाँ, सोने का तरीका भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने के तरीके में क्यों सोते हैं हम जरा इस पे 2 मिनट बात कर लें। हम क्यों सोते हैं? प्रकृति में कुछ भी सोता नहीं, प्रकृति हमेशा गति में रहती है, चलती रहती है, चलायमान है, चरय वेती चरय वेती। तो प्राणी मात्र सोता क्यों है? चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, सब सोते हैं, लेकिन सोते क्यों है? आप सोचेंगे ये कैसा ये क्वेश्चन हुआ। 10 डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन साइंस में पहला है व्हाट इज कॉन्शियसनेस। साइंस डज नॉट नो व्हाट इज कॉन्शियसनेस। दूसरा है व्हाई डू वी ड्रीम। हम क्यों ड्रीम करते हैं, हमें नहीं पता है। और मोस्टली लोगों को नहीं पता है कि हम सोते क्यों हैं। मैं जहां भी जिस भी साइंटिफिक फोरम में ये पूछता हूं, लोग बगले झांकने लगते हैं। नहीं, रेस्ट करने के लिए सोते हैं। रेस्ट आपकी प्रकृति नहीं है, तो आप सो क्यों रहे हैं? दिन भर के टॉक्सिन्स जो आप लेते हैं उसको बॉडी डिटॉक्स करती है। उसके लिए उसको रेस्ट में लाना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो डिटॉक्स कर नहीं पाएगी और इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको लिटा दिया जाता है। जैसे हाईवे चल रहा है, रिपेयर करना है तो बंद करना पड़ेगा उसको। उसी तरह आप इसलिए सोते हैं कि आपको रिपेयर किया जा सके। और रिपेयर की स्थिति में जब आप देखेंगे, जो लोग ज्यादा टॉक्सिन लेते हैं, शराब पीने वाले ज्यादा देर तक सोते हैं, क्योंकि बॉडी को इतना टाइम लगता है डिटॉक्स करने में। जो लोग टॉक्सिन्स कम लेते हैं, उनकी 2-3 घंटे में ही नींद पूरी हो जाती है। और इसमें इंग्रेडिएंट आपको क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट चाहिए सांस, एयर चाहिए। और एयर लेने का तरीका नॉस्ट्रिल है जब आप सोए हैं। और नॉस्ट्रिल अगर दोनों खुली रहें तो ऐसी स्थिति कौन सी है? या तो आप पेट के बल सोएंगे या साइड में सोएंगे। पीठ के बल सोएंगे तो एक ही नॉस्ट्रिल चलती है और यूजुअली आपकी सांस कम पड़ेगी। इसीलिए आप स्नोर भी करते हैं, ताकि ज्यादा वो नॉस्ट्रिल को ज्यादा खोलने की स्थिति है। या आप ये करते हैं, जैसे ही पेट के बल आ जाएंगे या साइड में आ जाएंगे तो आपके दोनों नॉस्ट्रिल्स खुलने की स्थिति में आ जाते हैं और आप गहरी नींद में सो सकते हैं, जल्दी डिटॉक्स कर सकते हैं, स्मार्ट वे ऑफ लिविंग में आ सकते हैं। नहीं तो ये छोटी छोटी चीजें आपको स्मार्ट लिविंग में कन्वर्ट कर देंगी। नहीं तो हम अपने आप को, जितना हमारे फोन ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं और हमारा स्मार्टनेस कम होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स दैट वी डू नॉट नो। और जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, नॉर्मली यू विल नॉट फाइंड इन गूगल, बिकॉज हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं। कोई भी बात बोलने के पहले बहुत कुछ लेके आते हैं, बहुत कुछ मंथन करते हैं, कई और चीजें देखते हैं जो गूगल के पास टाइम नहीं है देखने के लिए, इसीलिए शायद गूगल में नहीं है। तो ये करते करते आप एक रात को सो गए, दूसरे दिन सुबह में आप देखेंगे। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट वाइज ये जानना चाहिए कि फिजियोलॉजिकली सुबह का शुगर ज्यादा ही होना चाहिए। आपको उठना भी है बेड से, आपको मॉर्निंग ड्यूटीज भी करने हैं, नहाना भी है, कभी कोई वॉकिंग के लिए भी चला जाता है, कभी कोई जिम में चला जाता है। अगर शुगर लेवल ही लो हो गया तो आप गिर जाएंगे। इसीलिए फिजियोलॉजिकली नॉर्मली ब्लड शुगर इन द मॉर्निंग शुड बी हाई, इट शुड नॉट बी लो। और हम कहाँ लगे हैं ब्लड शुगर को लो करने में? सुबह में फास्टिंग वाला ब्लड शुगर मेरा हाई था। अरे वो फिजियोलॉजिकल है, वो पैथोलॉजिकल नहीं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। हाँ,
आपकी स्थिति क्या है या आपकी बॉडी की स्थिति क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत फैट आदमी का फास्टिंग शुगर कम भी हो सकता है, कोई बहुत थिन आदमी का फास्टिंग शुगर ज्यादा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके वात पित्त कफ की स्थिति में कि क्या है, कैसे है और कितना है। तो ये जब आप करते प्रवनीश, रहेंगे जी। I just want you have touched a very very good point that morning blood sugar should be high because all the labs all the doctors are telling that लोग को ड्राई इसी चीज से जाता है, आपका इतना शुगर आ गया, इतना ये आ गया। इसके ऊपर थोड़ा सा और 2 मिनट के लिए हम चाहते हैं मंथन करें और थोड़ा सा आप इसके बारे में और बताएं बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। जी तो ये हम नॉर्मली कोई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोलते नहीं है। साइंटिफिक वर्ल्ड नॉर्मली, यस यू आर वेरी राइट सर, इसी बात पे डराया जाता है लोगों को कि आपका तो ब्लड शुगर डेंजरसली हाई है, अभी तो किडनी डैमेज बस होने ही वाली है और आंखों से दिखना बंद हो जाएगा जब तक आपने शुगर कंट्रोल नहीं किया। हम बॉडी का फिजियोलॉजी भूल चुके हैं। With due respect and regards to the scientific community, with due respect and regards to all my friends who are practicing, to all the doctors who are on this show, listening to this show, मॉर्निंग का ब्लड शुगर फिजियोलॉजिकली हाई सिर्फ आपका नहीं, आप जानवरों का देख लें। आप अगर ह्यूमंस में कहीं कोई एरर है तो आपके घर में कुत्ता भी है, उसको तो डायबिटीज नहीं है, आप उसका मॉर्निंग का शुगर देख लें। आपके घर में बिल्ली भी है, उसका देख लें। आपके घर में गाय होगी, उसका देख लें। कोई और जानवर है, उसका देख लें और नॉर्मल फिजियोलॉजी समझ लें कि ये सर्कैडियन रिदम से चलता है, ये आपके बॉडी से नहीं चलता है। इसीलिए कई बातें फिजिकल होती हैं, कई बातें मेटाफिजिकल होती हैं। मेटाफिजिकल की नॉन अंडरस्टैंडिंग फिजिकल रियम में कंप्लीट कंफ्यूजन पाल रहा है। इसीलिए फॉरेनर्स को फास्टिंग किल्स कैंसर पे नोबेल प्राइज मिलता है। ये भारत की पद्धति है। हाँ, हमें दुख तब होता है जब ये हमारे शास्त्रों में और कोई दूसरा नोबेल प्राइज दूसरे देश लेके जाते हैं। दूसरा, ठीक दूसरे साल 2016 में फास्टिंग किल्स कैंसर ऑटोफेजी पे नोबेल प्राइज मिला। 2017 का नोबेल प्राइज भी ठीक भारतीय पद्धति पे था, क्लॉक जीन्स। क्लॉक जीन्स मतलब कुछ जीन्स है बॉडी में जो आपके क्लॉक को सेट रखती हैं, उसी को सर्कैडियन रिदम कहते हैं। और आप देखेंगे भोर में उठने की स्थिति ये भारतीयों की है और सभी पूजा पद्धतियों की है। सभी पूजा पद्धतियां आपको सुबह उठने की प्रेरणा देती हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी सर्कैडियन रिदम सेट हो जाए। एक बार ये रिदम सेट हो गया तो नॉट ओनली डायबिटीज, मेनी 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 डिजीजेस विल बी किल्ड। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं, आप अगर 4 बजे सुबह उठने की स्थिति में आ गए तो 90% तो बीमारियां चली गई। बिकॉज जो बीमार होगा वो 4 बजे सुबह उठ नहीं पाएगा। स्पेशली साइकेट्रिकली इल पेशेंट्स, डिमेंशिया से लेकर सिजोफ्रेनिया तक, आप देखेंगे ज्यादातर ये लोग 9-10 बजे 11 बजे सो के उठते हैं। अगर इनको समहाउ 4 बजे सुबह, मैंने एक साइकेट्रिस्ट को पूछा, एक बार पूछा मैंने कि आपके पास, वो बोला कि हमने तो थाउजेंड्स पेशेंट देखे, हमने करीब 15,000 पेशेंट अब तक देख लिए। मैंने बोला अच्छा एक बात बताइए, एक भी पेशेंट ऐसा आया जो 4 बजे सुबह उठता हो और साइकेट्रिस्ट के पास आता हो? उसने याद करके बोला नहीं, ऐसा कोई नहीं। मैं बोला इसको थेरेपी के तौर पे क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्यों नहीं इन सभी पेशेंट्स को 4 बजे सुबह उठाया जाए ताकि इनकी दवाइयां भी छूट जाए, डिप्रेशन से ये बाहर आ जाए। ये बहुत सिंपल है। बात यह है कि इन चीजों में आप एक बार करके तो देखें। मैं तो ये हमेशा बोलता हूं, आपको अगर मेरी बात पसंद आई हो तो आप अपने जीवन में उतारें इसको और आप करके देखें, आपका जीवन सुधरेगा। और हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट सभी दर्शकों से हमेशा, चाहे मैं किसी भी चैनल पे हूं, यही होता है, आपको अगर इन बातों से फायदा हुआ 2 लोगों को और ठीक करें। पूरा समाज बीमार है और हमें आइडिया नहीं है कि इस बीमारी से बाहर कैसे आए। इस बीमारी से बाहर आना
इस बीमारी से या किसी बीमारी से बाहर आना कोई बहुत मुश्किल नहीं। इसीलिए आप अगर ठीक होते हैं, बी योर ओन डॉक्टर। आपको बहुत सी चीजें हमारे पास मेरे चैनल से मिल जाएंगी जिसमें यू विल बी योर ओन डॉक्टर। दो लोगों को और ठीक करें, हमारे पास लेके आए, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। आप वचनबद्ध हो जाइए, इस आंदोलन में जुड़ जाइए। बिकॉज हम अकेले पूरे भारत को कहाँ स्वस्थ कर पाएंगे? इतना इतना पॉपुलेशन है, इतने लोग अस्वस्थ हैं। आप हमारे फुट सोल्जर्स हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग ये आगे बात पहुंचाएंगे ताकि वो स्वस्थ रहें और भारतीय होने में कंट्रीब्यूट करें, तभी तो भारत ऊपर उठेगा। आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो नहीं उठेगा। सो कमिंग बैक टू दिस, मॉर्निंग शुगर शुड बी हाई सर। जब तक मॉर्निंग शुगर हाई नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने शुगर कम कर लिया हो और आप मॉर्निंग वॉक को जा रहे हैं, वहां पर गिर जाएं, वहां पर बेहोश हो जाएं, क्योंकि उस समय शुगर की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो बॉडी फिजियोलॉजिकली ब्लड शुगर को मॉर्निंग में हाई रखती है बिकॉज ऑफ द सर्कैडियन वेरिएशन, इसीलिए हाई रखती है। अब इन बातों को आपको बताया जाए कि आपको डायबिटीज हो गया क्योंकि फास्टिंग शुगर आपका ज्यादा है, ये वो, इन बातों को जरूर इन कंसिडरेशन लेना इन द बैकड्रॉप ऑफ द पेशेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी की अगर पित्त की प्रवृत्ति है, उसका ब्लड शुगर हाई हाई रह सकता है, ज्यादा हाई रह सकता है। और फिजियोलॉजी ये पैथोलॉजी में तब्दील ना हो जाए, इसीलिए पेशेंट को देखना जरूरी है, उसके बैकड्रॉप में जाना जरूरी है कि वो कौन सा पेशेंट है जिसका ये शुगर है और कैसे ठीक होगा वो। नॉनदलेस, तो ये कमिंग बैक टू अ जनरलाइज स्टेटमेंट, क्योंकि हम इस पे एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे सकते हैं। जनरलाइज स्टेटमेंट ये है कि मॉर्निंग का शुगर हाई होना अच्छी बात, बुरी बात है। और आप दिन भर का एजेंडा सेट करते हैं मॉर्निंग में ही, तो बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस भी जाता है, उसमें भी शुगर चाहिए। आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी सुबह में बहुत शुगर चाहिए, क्योंकि थॉट प्रोसेस में भी ब्रेन यूजेस ग्लूकोज एज फूड। तो आपका शुगर हाई रहना वाजिब है जी। There is one question, sir, from the audience that सुबह का जो ब्लड शुगर है, जिसको फास्टिंग शुगर बोलते हैं, वो कितना होना चाहिए जिससे घबराहट ना हो? मैं जानता था कि ये ऐसा कोई प्रश्न पूछ देगा और मैं फंस जाऊंगा, लेकिन मैं इसमें फंसा हुआ नहीं महसूस कर रहा हूं। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब है। उत्तर देने के लिए ये डिपेंड करता है कि आपका अपना शरीर कैसा है, उसकी स्थिति क्या है। ऑन एन एवरेज अगर आप पूछना चाहें तो मुझे लगता है कि 130 to 140 लेवल फास्टिंग ये शुगर का इज फेयर एनफ। इट्स फेयर एनफ टू मेक यू डू मॉर्निंग एक्टिविटीज, टू मेक यू गो प्लेसेस। याद रखिए, जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, दिस इज साइंटिफिक डेटा। अगर 350 के बियॉन्ड शुगर है कंटिन्यूअसली फॉर 6 वीक्स, कंटिन्यूअसली, तब बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज शुरू होता है। तो विंडो पीरियड आपके पास बहुत। जो लोग बोलते हैं कि नहीं, जैसे ये, इसमें मेडिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। 350 के बियॉन्ड अगर शुगर है कंटिन्यूअसली फॉर 6 वीक्स, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज शुरू हो जाए। लेकिन 6 वीक्स है, हार्ट अटैक तो आपको 1 सेकंड भी नहीं देता, मतलब आपको हार्डली 20 सेकंड 20 मिनट देता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास टाइम बहुत है। इन भ्रांतियों में ना रहें कि ब्लड शुगर हाई हो जाएगा तो किडनी सडनली फेल कर जाएगी, हार्ट सडनली हार्ट अटैक में आ जाएगा। ये भ्रांतियां ना पालें, क्योंकि ये जो शरीर आपका है ये आपने नहीं बनाया, इसको संचालित वो करता है, एंड ही मेक्स नो मिस्टेक। तो आप इतना कमजोर नहीं है जितना कमजोर आप अपने आप को समझने लगे। तो इसमें ना रहें। और आप अगर इस खाने पे आ गए और इस लाइफस्टाइल पे आ गए, जब आप रोज सुबह उठ रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशन भी कर रहे हैं,
एक्सरसाइज अपने इच्छा अनुसार, कोई जरूरी नहीं है कि आपको वर्धमान महावीर की स्थिति में ही योग में बैठना है। आसन का डेफिनेशन पतंजलि करके नहीं गए हैं, तो हमें जानना भी चाहिए कि कौन सा आसन वो आसन सिद्ध होता है जिसमें आपकी सांस इतना सूक्ष्म हो जाए कि रुका हुआ सा जान पड़े। वो आसन कोई भी हो सकता है। आसन पे आपको तटस्थ करने की स्थिति है कि आप मूव ना करें, यहां वहां मूव ना करें, क्योंकि कंसंट्रेशन भंग होता है उससे। तो आसन कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये जो आपको आसन दिखाए जा रहे हैं कि यूएस में लोग कर पाते हैं, आप तो भारतीय हैं, आप नहीं कर पाते हैं, इन इन बातों से क्षुब्ध ना हो। आप जिस भी आसन में बैठ के सांस की प्रकृति को नियमित कर पाएं और सांस रुका हुआ सा जान पड़े, वो आसन आपके लिए सिद्ध है। उससे आगे बढ़िए, तब जाके प्राणायाम पे आइए। और प्राणायाम का मतलब ब्रीदिंग नहीं है, प्राण का व्यायाम पूरे शरीर में, उसको प्राणायाम कहते हैं। आपने प्राण लाइफ फोर्स को पूरे शरीर में आपने घुमा दिया। और हमारा एक मेडिटेशन का तरीका है जो हम लोग अपने पेशेंट्स को करवाते हैं, उसमें हम प्राण को कॉन्शियसली आंख बंद करवा के घुमाते हैं पूरे शरीर में। इसमें 25 मिनट लगता है और 25 मिनट बाद कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है, बिकॉज हमें ये दिखने लगता है कि हाँ, मैं जब उनकी आंख बंद होती है तो मैं उनको दिखाता हूं कि आपका अभी जो हवा आपने ली वो आपके लंग्स को छोड़ के आपके ब्लड स्ट्रीम में आया, ब्लड स्ट्रीम से वो आगे मूव कर रहा है। ऐसे करके हम उस स्थिति में लेके जाते हैं उनको कि उनको ये लगने लगता है कि हाँ, मैं शरीर को देख पा रहा हूं, एंड दैट इज मेडिटेशन इनफ। तो ये सारी स्थितियों में आप जब आएंगे, ब्लड शुगर अपने आप नॉर्मलाइज होता जाएगा। उसके बाद भोजन से आप एक रिश्ता ये बनाएं, ताकि भोजन आप खुद ग्रहण करें, भोजन आपको ग्रहण ना करे। ये बहुत जरूरी स्टेटमेंट है। आप रोटी खा रहे हैं या रोटी आपको खा रही है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस स्थिति में, वो स्थिति आप चेंज कर सकते हैं और वो बड़े आराम से चेंज होता है। आप सिर्फ अपना रिश्ता ये भोजन से दूसरा कर लीजिए। जिस स्थिति में आप चल रहे हैं वो शायद स्थिति ठीक नहीं। तो जब आप ऐसे करेंगे, फिर आप 8 घंटे का गैप दे दें, फिर आप शाम को 5 से 6 के बीच में फिर से भोजन पे बैठें और पूरा भोजन करें, और आप देखेंगे आपका ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, आपके विचार भी शुद्ध हैं, आपका व्यवहार भी शुद्ध है, और आप देखेंगे कि बहुत सी चीजों में लेट गो की स्थिति में आप आएंगे। आप जब तक लेट गो नहीं करेंगे, जिंदगी में कोई जरूरी नहीं है कि हर कुछ आपके साथ सब लोग अच्छा ही करें, कोई जरूरी नहीं। आपको लेट गो की स्थिति में आना पड़ेगा। लेट गो की स्थिति, माफ वही, कमजोर आदमी माफ नहीं कर सकता है, माफ शक्तिशाली कर सकता है। अगर आप कमजोर हैं तो आप माफ नहीं करेंगे, अगर शक्तिशाली हैं तो माफ करिए। और याद रखिए, शक्ति इज इक्वल टू एनर्जी, और एनर्जी वो है, अगर आप एनर्जेटिक फूड्स लेते हैं, वो फूड्स लें जो एनर्जी आपकी चुराए नहीं। अगर वो फूड के बाद नींद आती है तो वो फूड आपकी एनर्जी चुरा रही है। वो फूड के बाद अगर तरोताजा फील होता है, वो फूड आपके लिए अच्छा है। ये पहचान, ये टेस्ट है कि आपका फूड आपको इम्पैक्ट कैसे कर रहा है।